आपके सामने टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो मैं टॉपिक अब आपसे डिस्कस करूंगा वो यहाँ पे मेंशन्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं आपसे बात करूंगा करंट के बारे में कि करंट है क्या, करंट क्या कहलाता है, करंट के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आपने जरूर अपनी डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिकली मतलब देखा होगा। शायद आपने पढ़ा ना हो या आपको याद नहीं हो। भाई मैं अगर आपसे करंट की डेफिनेशन बोलूँ, आप मुझे डेफिनेशन ना बता सकें फिजिक्स की, लेकिन आपको करंट आपने नाम सुना होगा। करंट की जब मैं बात करूं तो आपके स्क्रीन पे एक एनिमेशन नजर आ रही है। इस एनिमेशन को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको कोई बात क्लियर हो कि आपके सामने एक वायर बना हुआ है। चले मैं इसको हाईलाइट करूं कि आई हैव अ वायर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। मैं आपके सामने जो एनिमेशन आपको दिखा रहा था, उस एनिमेशन में क्या है कि आपके पास एक वायर है, इस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब अब आपने जैसे कहा कि सर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉन की, अगर आप बात करें तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कौन सा है, तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे कि चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो करंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दैट द करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ electrons. This is the basic definition of the current. What is current? If I ask you, मैं आपसे अगर पूछूं बताइए करंट क्या, तो आप सिंपलेस्ट सर इन वर्ड्स में जब जवाब मुझे देंगी तो करंट के बारे में आपने मुझे बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द करंट। सबसे पहले तो करंट का सिंबल आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में कभी भी आप पढ़ें, फिजिक्स में हमेशा क्या होता है कि आपको कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो फिजिक्स में फॉर्मूला बनाने के लिए उसको सिंबल आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको सिंबल बताऊं करंट के लिए, तो जो करंट के लिए सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे वो करंट का सिंबल होता है आई। मैं आपने कभी सुना होगा भाई हम फोर्स को लिखते हैं तो फोर्स को आमतौर पे किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। आप बोलेंगे यस सर। इफ आई आस्क अबाउट यू मास, मास को किससे लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्मॉल एम से लिखते हैं। सिमिलरली अब आपको बताया गया करंट के बारे में, तो करंट को आप जब लिखेंगे तो करंट को आप लिखेंगे हमेशा किससे, आई से लिखेंगे। अब करंट के बारे में जब मैं मजीद आपसे बात करूंगा बेटा, तो करंट के बारे में जरा बात देखिएगा। आई एम राइटिंग अबाउट द फॉर्मूला फॉर द करंट। करंट का फॉर्मूला ये आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब सवाल ये बताओगा सर ये आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कौन सी चीज किसको शो कर रहा है, तो आप मेरी बात को देख के जवाब देंगे। क्यू जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्यू इज शोइंग हेयर चार्ज, यानी चार्ज के लिए जो आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्यू कहलाता है। जबकि टी यहाँ पे शो कर रहा है टाइम को। तो इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स कि आपसे अगर पूछा जाए कि करंट क्या है, तो करंट आपने मुझे क्या बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में। बात ध्यान में बैठानी है आपको, जो मैंने आपको बताई, मैंने करंट के बारे में क्या कहा कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, इट इज डिफाइंड एज अ करंट। हियर इज अ डेफिनेशन यू कैन रीड। आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको बेटा इस लेवल पे ओ लेवल जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपसे रेट की बात की जाए तो रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर आप टाइम से डिवाइड करें, इफ यू डिवाइड एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या किसी भी चीज को आप टाइम के लिहाज से डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हमेशा आप क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं। अब आप डेफिनेशन देखिए ना, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में। और आगे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट डज द क्रॉस सेक्शन वर्ड मीन्स, मतलब मैं आपसे अगर बात करूं बेटा क्रॉस सेक्शन क्या है, तो क्रॉस सेक्शन जरा देखिएगा। लेट्स सपोज बेटा ये जो एरिया बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो वायर का एरिया है कि वायर कितना थिक है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, ये दो वायर आपके सामने बने हुए नजर आ रहे, इन दोनों वायर में से ये जो एरिया बना हुआ है बेटा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। तो मुझे बताइए इन दोनों में से मैं अगर दोनों के नाम रखूं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और मैं आपसे अगर पूछूं दोनों में से किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो आपके पास ये जवाब क्या आएगा। राइट। आपसे पूछा गया कि किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो आपने आंसर मुझे दिया कि सर इसका बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। सो ये जो एरिया नजर आ रहा है जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, दिस इज डिफाइंड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो बेटा जो टॉप पे एरिया जो बना हुआ नजर आ रहा है, जो अगर मैं इसकी एग्जांपल कंसीडर करूं कि आपके घर में अगर जैसे रैंडम होता है पेंसिल है, पेंसिल को अगर आप देखते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेंसिल, इस पेंसिल में
जो पेंसिल की थिकनेस होगी, जो पीछे से यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो टॉप सरफेस होगी ना, जो टॉप सरफेस है इसकी, ये एरिया कहलाता है बेटा। इस एरिया की अगर बात करूं तो दिस इज डिफाइंड एज द सरफेस एरिया। So we have two different types of area, the cross-section area and the surface area, and we should consider cross-section area when we discuss about the current. जब भी आप करंट की बात करेंगे तो करंट में हमेशा जो एरिया चाहिए वो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो अब आपको बेसिक्स सा मैंने बिल्कुल आइडिया दिया करंट के बारे में, करंट आपको बताया गया। करंट का फॉर्मूला मैं अगर आपको शो करूं तो करंट का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नाउ वी शुड प्रोसीड टुवर्ड द यूनिट ऑफ द करंट। करंट का यूनिट क्या है? जैसे मैंने क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि भाई यूनिट्स आपको आइडिया होनी चाहिए, यूनिट क्या है। तो यूनिट के बारे में जब मैं आइडिया करूंगा, सो वी हैव द यूनिट ऑफ द करंट। ओके, आपसे पूछते हैं, आपके पास ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है, चार्ज के बारे में कभी अगर आपने पढ़ा हो तो चार्ज का यूनिट क्या पढ़ा है? तो चार्ज का यूनिट अगर देखें हम, चार्ज का यूनिट अगर मैं बताऊं तो याद रखिएगा बेटा आइंदा से, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्स। हमेशा जब भी हमेशा चार्ज लिखते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कभी भी अगर चार्ज लिखा जाएगा तो चार्ज का हमेशा हमेशा जो यूनिट होगा वो कूलम होगा। नीचे टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा है, टाइम के बारे में अगर बात करूं तो टाइम को लिखते हैं आप, टाइम का यूनिट लिखा हुआ है सेकेंड्स। ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कूलम, नीचे टाइम में लिखा हुआ नजर आ रहा है सेकेंड। तो इसका मतलब करंट का जो यूनिट बनेगा वो करंट का यूनिट जरा देखिएगा बेटा। ऊपर आपने मुझे बताया कि ऊपर कूलम आएगा, नीचे टाइम की जगह पे सेकंड आएगा। सो मैं इस बात को लिख सकता हूँ बेटा, करंट का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? कूलम पर सेकंड बनेगा। अच्छा, कूलम पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन एस, कूलम पर सेकंड। या फिर अब करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो आपको पता होना चाहिए, ये जो कूलम पर सेकंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको एक और नाम से पुकारते हैं बेटा, ये कहलाता है, आपके पास नाम पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है? एम्पियर। यानी करंट का यूनिट या तो होगा कूलम पर सेकंड, या तो आप करंट के यूनिट को लिख सकते हैं सी अपॉन एस, या फिर करंट के यूनिट को लिख सकते हैं एम्पियर। और एम्पियर को आमतौर पर बेटा लिखा जाता है कैपिटल ए से। तो ये रहा आपके पास एम्पियर, यानी कैपिटल ए आपने लिख दिया। सो मेरे ख्याल में बेटा यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। राइट, अब आपसे करंट की बात की गई, करंट को अब मजीद थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अ, आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट की जब आप बात करेंगे तो अब हमारी बुक में करंट की दो तरह की टाइप्स पहले बताई गई हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके पास करंट की दो तरह की मेन टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं जरा क्या है। द फर्स्ट वन इज मेंशन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द सेकंड वन इज मेंशन एज द कन्वेंशनल करंट। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको भी बताऊंगा, पहले आपने करंट के नाम जो मैंने आपको टाइप बताई वो टाइप जरा ध्यान में बिठानी। कि एक का नाम मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की अगर बात करें उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वर्ड डिफाइन करूंगा, जरा इस वर्ड को देखिएगा। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्टर। When we discuss about the electricity, resistor is one of the most important component of the circuit। आपके सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, रेजिस्टर। व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर की अगर बात की जाए तो कोई भी अगर आप सर्किट बनाते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक सेल, ये एक सेल था, इस सेल के साथ मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं करा, जस्ट मैंने एक सिंपल सा वायर कनेक्ट कर दिया। अब आपने जब सर्किट में अपने वायर को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही आप अगर ऐसे वायर को कनेक्ट करेंगे ना, फौरन से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा और उस जगह पे आग लग जाएगी। अब शॉर्ट सर्किट क्यों होगा, रीजन क्या? मतलब आप जैसे आपके पास घर में स्विच लगा हुआ है, आपके घर में स्विच है, आप घर में मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं ऐसे स्विच पे, अगर आप खुदा ना खास्ता कभी कोई वायर, एक वायर को यहाँ से पुट करें, दूसरे वाले वायर को यहाँ लगाएं, दोनों वायर इसमें डायरेक्ट पुट कर दें, तो वो फौरन से आग लग जाएगी, फौरन से शॉर्ट सर्किट होगा। क्यों? बेटा हमेशा करंट के फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे रेजिस्टेंस मौजूद होनी चाहिए, कोई चीज लगी हुई हो, जैसे बल्ब अगर आप इसमें कनेक्ट कर दें, लेट सपोज अगर इसी सर्किट में मैं यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दूं, अब वो फायर आग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब वो बल्ब ग्लो हो रहा होगा, यानी वो करंट, उस करंट, वो जो करंट आपने फ्लो कराया था वो बल्ब को ग्लो करने में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर वो करंट इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होगा, आपने बल्ब ही नहीं लगाया, अब जब बल्ब नहीं लगाया, वो करंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है वो करंट कुछ ना कुछ तो करेगा। अब जब कुछ नहीं कर पाता तो वो उसको जला देता है, उसको बर्न कर देता है। तो आपके सर्किट में कोई ना कोई कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए जो उस करंट को यूटिलाइज कर सके।
बात कर रहा हूँ जो मैं आपसे, मेरे ख्याल में शायद बात आपको समझ में यकीन आ रही होगी जो मैंने आपसे कही कि भाई आपकी बैटरी या सेल, आपने अगर इसके साथ एक वायर कनेक्ट करा और वायर कनेक्ट करने के बाद कोई कंपोनेंट नहीं लगाया तो वो बर्न हो जाएगा। उसको जलने से बचाने के लिए आप कोई कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, वो हमेशा वो, जैसे कंपोनेंट मैंने आपको बताया यहाँ पे इस वक्त बल्ब बताया, अब वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो आमतौर पे कोई भी रजिस्टर, कोई भी सर्किट अगर आप बनाते हैं तो सर्किट को बर्न होने से बचाने के लिए आप उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड करते हैं जो कहलाती है, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा। ये कंपोनेंट कहलाता है रेजिस्टर। अब रजिस्टर कैसे दिखता है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो इन पूरे चैप्टर में पढ़ना है आपको। तो वो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आएगा रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या होता है। तो अभी जस्ट आपको बेसिक आइडिया देने के लिए कि भाई आपको अगर कोई आपसे पूछे रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर आपको, आपने सुना हुआ हो कि हाँ सर हमें पता है रजिस्टर कंपोनेंट में मौजूद, सर्किट में मौजूद होता है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहेगा। ऐसे ही सेम यह यहाँ पे रजिस्टर बने हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब रजिस्टर के बारे में बात करते हैं जरा, कि रजिस्टर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दी है, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं होगा। आज के लेक्चर में तो बिल्कुल बेसिक है। आपने इस रजिस्टर को कनेक्ट करा, ये रहा कनेक्शन, एक सेल से कनेक्ट करा। अच्छा, ये सिंबल भी अब आपको याद रखना है, अब आपके लिए एक नई बात। बेटा कभी भी इस तरीके से अगर एक लाइन बनी हुई नजर आए, एक स्मॉलर लाइन और एक लार्जर लाइन बनी हुई नजर आए, तो ये आमतौर पे शो करता है किसको, सेल को शो करता है, ये बात। अच्छा, सेल में से जो लार्जर टर्मिनल है वो शो करता है पॉजिटिव को, जो स्मॉलर टर्मिनल है बेटा, वो स्मॉलर टर्मिनल शो करता है किसको, नेगेटिव को शो करता है। यानी आपने मुझे बताया कि सर जो सेल बना हुआ है, सेल में जो लार्जर टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, जो स्मॉलर टर्मिनल है वो नेगेटिव है। अब आप जरा बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपके सामने बोर्ड पे टर्मिनल मैंने बना के दिखाया। आपके पास जो लार्जर एंड नजर आ रहा था इसको पॉजिटिव आपने कहा, जो स्मॉलर एंड नजर आ रहा था इसको नेगेटिव आपने कहा। अब आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा, आपका करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ, मुझे बताइए कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप बोलेंगे सर हमारा जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ। अब वो फ्लो करता हुआ जा रहा है, पॉजिटिव से फ्लो करता हुआ रजिस्टर में गया, रजिस्टर से फ्लो होता हुआ वापसी आया, और ये करंट होता हुआ कहाँ चला गया, नेगेटिव में चला गया। अब आप मुझे बताइए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है किस तरफ, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो आज के बाद से इस करंट का नाम आप रखेंगे कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, मैंने आपसे कहा कन्वेंशनल करंट क्या है, तो अब आपके जहन में बेसिक, अगर ये क्लास आप आज की कंडक्ट नहीं करती और आपको नहीं पता होता कन्वेंशनल करंट क्या है तो आप नहीं जवाब दे पाते। लेकिन अब आपको इतना बेसिक आइडिया हो गया कि सर इफ द करंट फ्लोस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, अगर आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो और फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आए, तो इस तरह के करंट को आप बोलते हैं कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट के बारे में जरा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, Positive charges. राइट। इफ द पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव को जो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को जो अट्रैक्ट करेगा वो कौन अट्रैक्ट करेगा, आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिव को जो अट्रैक्ट करेगा वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। सो इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल देन इट इज डिफाइंड एज द कन्वेंशनल करंट। एंड द सेकंड वन इज mentioning over here, right, this is the battery, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अब आप अगर इसमें देखेंगे तो आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे कि करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी अपोजिट हो गया। अब इस करंट का जो नाम आपने रखा है वो रखा है कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, जब मैं ये टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ तो यकीनन डेफिनेटली एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, सर आई हैव अ क्वेश्चन, कि सर करंट तो एक ही तरीके से फ्लो करना चाहिए ना, ये क्या आप बात कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और अब आप बोल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ये क्या बात हो गई। करंट तो भाई एक ही तरीके से फ्लो करना चाहिए ना, ये तो आप कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो अब ये अगर सवाल आपके जहन में, आप बोलेंगे सर वेरी गुड क्वेश्चन, ये सवाल मेरे जहन में नहीं था, लेकिन आपने मुझसे अगर ये सवाल पूछा, अब मेरे जहन में ये सवाल आया। अब हम यहाँ पे बीच में लाइन बनाते हैं, सर करंट को हमें कैसे पता चलेगा, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा वाला रॉन्ग है। मैंने बीच में इस तरीके से लाइन बना दी, यानी अब आपको बेसिक आइडिया भी हो गया और मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। वो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा तो मैं आपको अब शेयर करता हूँ, जरा वो जवाब भी देखिएगा।
बेटा कन्वेंशनल के वर्ड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो द वर्ड कन्वेंशनल मीन्स, मैं बिल्कुल अगर आपको एक वर्ड बताऊं, आपने शायद ये वर्ड कभी सुना हो उर्दू में। वर्ड आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, रिवायत। मतलब एक रिवायत है कि हमारे यहाँ ये पास्ट में ये हुआ करता था। ये अक्सर वर्ड जो है हमारे पर, हमारी फैमिली में यूज हो रहा होता है। तो सेम इस करंट के बारे में जरा बात करते हैं। बेटा करंट के बारे में जब स्टडी स्टार्ट की गई पास्ट में, तो ये कंसीडर किया गया कि आपका जो करंट है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, मतलब ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब करंट के बारे में जब स्टडी स्टार्ट की गई, तो उस वक्त ये कहा गया कि आपका जो करंट है वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस है। लेकिन जब बाद में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया गया, तो बाद में पता चला अरे हमसे तो गलती हो गई, वो तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से है ही नहीं। वो तो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से गलत होता है। तो अब आपकी बात गलत हो गई थी, तो उस करंट को गलत नहीं कहा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी स्टडी आप करके आ चुके थे, तो उस करंट को गलत नहीं कहा, बल्कि उस करंट का नाम रख दिया कि भाई अब आपका आज के बाद से नाम कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल मतलब ये रिवायत थी, कन्वेंशनल थी कि ये करंट ऐसे फ्लो करता था, लेकिन जो रियलिटी में करंट फ्लो करता है बेटा, वो रियलिटी में करंट कौन सा फ्लो है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। और वो करंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये अब थोड़ी सी बात अब आपको ध्यान में रखनी है कि दो तरह के जो हमारे पास करंट है, करंट ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से मूव करेगा, बल्कि वो कन्वेंशनल थी, वो रिवायत थी कि कन्वेंशनल करंट है। और जो आप डेली लाइफ में अब आप जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन हमारी बुक में जितनी जगहों पे बात की गई है, ओ लेवल्स के पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे पास कंसीडर करता है कन्वेंशनल करंट को। बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए ज्यादा आसान होता है, स्टूडेंट्स को जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है। तो हमारी बुक में पेपर्स में जितने भी सवाल आमतौर पे आते हैं, वो कन्वेंशनल करंट को फॉलो कर रहा होता है। खैर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करंट कैसे भी कंसीडर करें, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी केसेस में वो कन्वेंशनल करंट बोलेगा। तो अब आपको बेटा आइडिया होगी अब तक की क्लास में कि व्हाट इज करंट। तो आप यकीनन जवाब देंगे सर, करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस। What is the symbol of the current? The symbol for the current is I. And what is the formula for the current? The formula for the current is I is equal to Q upon T. ओके, यहाँ तक की बात देखने के बाद अब क्वेश्चन मेरे पास एक है, क्वेश्चन शेयर करते हैं। हेयर इज अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपके पास नजर आ रहा है, क्वेश्चन देखिए और सजेस्ट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या सॉल्यूशन इसका होगा। तो अब आपसे कहा गया करंट इन लैम्प, इन ए लैम्प इज 0.2 एम्पियर। करंट का मतलब यकीनन आपको पता होगा, करंट का मतलब आई हो गया। If the lamp is switched on for 2 hours, the 2 hours is given as a time. 2 hours आपको टाइम गिवन कर रहा है, तो मैंने लिखा T इज इक्वल टू 2 hours। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये यकीनन आपको पता होगा, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स में होता है, आवर्स में नहीं होता। सो यू हैव टू कन्वर्ट आवर्स इनटू सेकंड। 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। मतलब आपको ये तो बात ये भी यकीनन पता होगी कि 1 hour बराबर होते हैं 3600 सेकेंड्स के। तो अब आप 2 hours को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, सो आंसर वुड बी 7200 सेकेंड्स। टाइम आ गया। और आपसे मांग रहा था व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज अगर आपसे मांग रहा है तो चार्ज का मतलब क्यू निकाल के दिखा दीजिए। सो आई हैव अ फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I know the value of the current. The value of the current is 0.2, and I have to find the value of the charge, and time is given as 7200। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7200, सो चार्ज विल बी इक्वल टू 1440। अच्छा, अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स आमतौर पे करते हैं, वो जज्बाती होते हैं, वो आंसर निकालते हैं सर 1440, 1440। बेटा आप अगर फिजिक्स में यूनिट्स नहीं लिख रहे, इसका मतलब ये आप आपको फिजिक्स आती नहीं। कभी भी आपसे कोई आंसर पूछे, कोई भी आपसे अगर आंसर बोले, आप सवाल उसको आपसे पूछ रहे हो और आप उसको जवाब दे रहे हैं, सो आपको उसका यूनिट जरूर बताना है, 1440 कूलम्स। एंड यू हैव टू राइट सी, कैपिटल सी फॉर द कूलम। तो ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई चार्ज जो है वो 1440 कूलम्स आ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई हैव एमसीक्यू एज वेल। हियर इज द एमसीक्यू। यस, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर। सवाल मेरे पास कहा गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर इन 1 माइक्रो सेकेंड्स
ये सिंबल जो अब आपके पास नजर आ रहा था, इस सिंबल के बारे में मैंने कहा, ये सिंबल आपके पास माइक्रो है, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो हमेशा 10⁻⁻⁶ से लिखा जाएगा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द टाइम। टाइम इज डिफाइंड एज 1 माइक्रो सेकेंड्स। सही। माइक्रो को रिमूव करने का तरीका क्या है? जहां कहीं भी माइक्रो लिखा होगा, आप माइक्रो हटाएंगे और माइक्रो की जगह पे लगा देंगे 10⁻⁻⁶, और ये माइक्रो सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड, और माइक्रो की जगह पे आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो ये मेरे पास टाइम आ गया। और आगे अब आपसे कूलम्स, बेटा कुछ पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं, वो तो कूलम आपको बोल रहा है, कूलम का मतलब होता ही चार्ज है, और चार्ज को क्यू से लिखते हैं। और आपसे कह रहा है निकाल के दिखाइए, कौन? करंट निकाल के दिखाइए। करंट का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द आई, करंट की वैल्यू निकालनी। सो वी नो अबाउट द फॉर्मूला फॉर द करंट। करंट का फॉर्मूला आपके पास है, करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये मेरे पास फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए क्यू की जगह पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर क्यू की जगह पे आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -12, एंड वी व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, टाइम इज डिफाइंड एज 1 एक्सपोनेंट -6। अब इसको सॉल्व करेंगे। बेटा 10⁻⁻⁶ को ऊपर बुलाएंगे, तो 10⁻⁻⁶ अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+6। 10⁻+6। We know about this basis, whenever the bases are same, their power should be added। पावर्स को आप ऐड करेंगे तो मुझे बताइए बेटा -12 और +6, सो आंसर विल बी -6। और करंट का यूनिट क्या होगा, तो यकीनन आप मुझे जवाब देंगे। करंट का यूनिट बेटा एम्पेयर होता है, और एम्पेयर को कैपिटल ए से लिखते हैं। ये तो मैंने बेटा विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से विद इन द सेकेंड्स आप दोनों को डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैंने आपके सामने सॉल्व किया विदाउट कैलकुलेटर, आपने आंसर निकाला। सो अब आपके जहन में करेक्ट जवाब जो आ रहा है, मुझे बताइए ABCD कौन सा करेक्ट जवाब होना चाहिए? अब आप में से जज्बाती लोग होते हैं, वो फौरन से जवाब लगाते हैं, सर अरे सर इसका आंसर 1.6 एक्सपोनेंट -6 एम्पियर है। लेकिन एक बात पे आप गलती करेंगे बेटा, ये जो अब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना 1.6 एक्सपोनेंट -6 एम्पियर, इसमें 10⁻⁻⁶ जो नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है माइक्रो को। 10⁻⁻⁶ का मतलब है दिस इज शोइंग एज अ माइक्रो। अगर ये माइक्रो है तो आंसर ये भी हो सकता है 1.6 माइक्रो एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, यानी आइदर ए और सी। ए और सी दोनों करेक्ट हैं। सो ये एमसीक्यू मैंने आपको करवाया। अब बेसिक नॉलेज यकीनन आपको हो गई होगी। मेरे पास अगर एक और सवाल है तो मैं सवाल देखता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। सवाल देखते हैं। आई हैव अनदर क्वेश्चन। दिस इज अ प्रॉब्लम showing on your screen. Solve and tell me the correct answer for this question. A current of 3 mA milliampere, current is defined as I, I is equal to 3 milliampere। बेटा मिली के बारे में यकीनन आपको पता होगा कि मिली, कभी भी मिली की वैल्यू को हटाते हैं तो मिली की जगह पे आ जाता है 10⁻⁻3। तो आपने लिखा 10, मिली की जगह पे 10⁻⁻3 आ गया, और ये एम्पेयर हो गया। इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब टाइम आपको दे रहा है टी इज इक्वल टू 1 मिनट। मिनट्स को सेकंड्स में करने के लिए बेटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, सो आंसर आ जाएगा मेरे पास 60 सेकेंड्स। टाइम आ गया। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर? चार्ज का मतलब है, वो आपसे कह रहा है क्यू निकाल के दिखाइए। सो आई हैव अ फॉर्मूला फॉर द करंट। आई इज डिफाइंड एज क्यू अपॉन टी। करंट की जगह पे बेटा आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट -3। चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज को क्यू लिखा, और टाइम की जगह पे आएगा 60। इसको वहां लिया के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 60। सो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.18 कूलम। ओके, ये क्वेश्चन देखने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन पे भी मेंशन कर देते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इसको सॉल्व करके मुझे आप आंसर बताएंगे। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, आंसर इसका आना चाहिए 12 मिली कूलम। आंसर भी इसमें मेंशन है। और ये रहा एक क्वेश्चन मेरे पास, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, और इसमें आपसे अमाउंट ऑफ करंट यानी आई मांगा हुआ है।
चलें बेटा, करंट के बारे में जब इतनी बात हो गई, अब मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करंट को मजीद और डिफाइन किया जाता है कुछ और एडवांस लेवल की बात। करंट की टाइप्स जो हैं ये बेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बेसिस पे भी अब मैं अगर करंट की टाइप्स की बात करूँ तो मजीद दो तरह की टाइप्स आपको मजीद पढ़ाई जाएंगी, जिसके बारे में मैं अब आपसे बात करूंगा मजीद। जब आपसे अब मैं करंट की मजीद फर्दर टाइप्स की अगर बात करूँ तो करंट को दो और तरीकों से डिफाइन किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट करंट एंड द सेकंड वन इज डिफाइंड एज द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट इज डीसी। दोनों के बारे में एक छोटी सी एनिमेशन आपको नजर आ रही है, इस एनिमेशन को ऑब्जर्व कीजिए ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। पहले डीसी को देखिए। डीसी में क्या है कि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है, नेगेटिव की तरफ सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जबकि एसी की अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो एसी करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। ये देखिए, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों में आपको वाज़ेह तौर पे बेटा एक डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। वो करंट जो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो कहलाता है आपके पास डायरेक्ट करंट, और वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा बार बार वो कहलाता है मेरे पास कौन सा, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने आपको दोनों करंट की एनिमेशन दिखाई, दोनों के बारे में छोटी छोटी सी बातों को कुछ पढ़ते हैं ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ सके कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये रहा डायरेक्ट करंट के बारे में अगर आपसे पढ़ा जाए तो डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़िएगा। अ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद द टाइम। बेटा वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, अ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद द टाइम इज कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट करंट कहलाता है। और वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम्स पर सेकेंड इज कॉल्ड एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सवाल ये पैदा होगा, सर ये डीसी और एसी एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, मतलब ये होता कहाँ पे डीसी और एसी। मैं अगर इसकी डायग्राम में आपको दिखाऊं बेटा तो याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट जो है आपके पास सेल या फिर बैटरीज में जो करंट होता है which flows in the cells and the batteries is called as the direct current। और जबकि आपके घर में जो सप्लाई आ रही होती है बेटा, जो एसी सप्लाई होती है, जो आपके घर में करंट आ रहा होता है, जो आपके करंट घर में करंट मौजूद होता है वो कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि डायरेक्ट करंट कहलाएगा वो जो सेल या बैटरी से मौजूद होगा वो डायरेक्ट करंट है, और जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो कहलाएगा हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो एसी सप्लाई से आ रहा है। अच्छा, इन दोनों में से जो ज्यादा डेंजरस है बेटा, डीसी करंट डायरेक्ट करंट यानी डीसी डायरेक्ट करंट इज मोर डेंजरस। ये आपके पास ज्यादा डेंजरस है। आपने अक्सर कभी घर में सुना होगा कि किसी को अगर यूपीएस से खुदा न खास्ता करंट लग जाए तो वो उसके लिए ज्यादा डेंजरस होता है। यूपीएस से अगर करंट लगे तो वो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज ही नहीं करता, वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट होता रहता है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात की जाए तो वो डायरेक्शन को चेंज करता है। अक्सर देखा होगा कि कभी अगर करंट लगे, कभी आपके घर में अगर किसी को करंट लग जाए, कोई वायर वगैरह का पकड़ ले, एकदम से उसको जर्क लगता है, झटका लगता है, वो फौरन से पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन को चेंज करता है, और वो उसी टाइम में ह्यूमन जो भी होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि कौन ज्यादा डेंजरस है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है डायरेक्ट करंट के बारे में सेकंड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज जनरेटेड बाय ड्राई सेल और बैटरी। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में लिखा हुआ नजर आ रहा है इट इज जनरेटेड बाय एसी जनरेटर। एसी जनरेटर है, या आपके घर में जो करंट आ रहा है वो उससे रिलेटेड डिफाइन कर रहा है आपको। जबकि थर्ड वाले पॉइंट में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि डायरेक्ट करंट इज मोर हार्मफुल, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो लेस हार्मफुल होता है। तो पेपर में हो सकता है आपके पास 2 मार्क्स का सवाल आ जाए यहाँ पे कि राइट एनी टू वैलिड डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है। अच्छा, पेपर में ये भी देखा गया है कि वो आपसे कभी ग्राफ बनवा लेता है कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ बना के दिखाइए। तो मैं आपको इसकी ग्राफ भी दिखाऊंगा, ग्राफ भी जरा देखिएगा। ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे जो बना हुआ है वो टाइम बना हुआ है, और वाई एक्सिस पे आपने करंट लिखा हुआ है। पहले वाले ग्राफ को देखिए और फिर ये दूसरे वाले ग्राफ को देखिए। इन दोनों ग्राफ को देख के बताइए कौन सा वाला करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यानी ए और बी अगर मैं मेंशन करूं तो इसमें से ए और बी में से कौन सा डायरेक्ट करंट होगा और कौन सा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। यानी आपने जवाब जो दिया कि सर ए जो नजर आ रहा है, सर ए एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है बिल्कुल बेटा ये ए पार्ट जो है वो डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। जबकि जो बी नजर आ रहा है दिस इज डिफाइंड एज द ऑल्टरनेटिंग करंट।
तो इसमें से एक ग्राफ जो है वो डायरेक्ट करंट का हो गया, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो ये ग्राफ भी बनाने को आपको बोल सकता है, ग्राफ भी आपको बनाना आ गया। अब मजीद आगे बढ़ेंगे, कुछ सिंबल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो सिंबल्स आपको सर्किट्स, क्योंकि जब आपको ओ लेवल्स में सबसे पहले ग्रेड 11 का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बेटा पेपर कभी भी बनेगा, इस टॉपिक के बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कभी भी पेपर आपका नहीं बन सकता। तो अब उसमें कुछ सिंबल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ये रहा एक डायरेक्ट करंट और एक हो गया मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सिंबल्स आपके सामने बने हुए नजर आ रहे, इन सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, सिंबल्स में कौन सा सिंबल किसको शो कर रहा है, जरा देखते हैं। बेटा ये जो सिंबल ऊपर वाला बना हुआ नजर आ रहा है, ये सिंबल, इस तरह का सिंबल अगर कभी सर्किट में बना हुआ नजर आए, तो ये शो करता है स्विच को, यानी स्विच को शो करेगा। जैसे कभी मैं अगर मैं ऐसे सिंबल बना रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक सेल है, इस सेल के साथ मैंने एक स्विच लगाया है, तो स्विच लगाने के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा, ये देखिएगा। ये ऐसे ऐसे अगर लाइन बनी हुई नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये आपने स्विच लगाया हुआ है, तो ये सिंबल स्विच को शो कर रहा है, मैंने स्विच का सिंबल आपको बताया। अच्छा, स्विच के सिंबल के बाद ये जो नीचे लिखा है बेटा, ये कह रहा था आपके पास सेल, ये सेल का सिंबल है, लार्जर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, स्मॉलर वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होगा, तो सेल का सिंबल आ गया। उसी के नीचे बेटा जो सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है, ये सिंबल कहलाता है बैटरी। बैटरी की डेफिनेशन यकीनन आपको पता होगी, बैटरी की डेफिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, बैटरी इज डिफाइन एज द, बैटरी डिफाइन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है आपके पास, सेल्स को कंबाइन करेंगे तो बैटरी बनती है। जैसे अब यहाँ पे बैटरी बनी हुई नजर आ रही है कि ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, आपने तीन सेल्स को कंबाइन करा तो ये बैटरी बन गई, तो बैटरी का सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके नीचे जो सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये शो करता है बेटा डीसी सोर्स को। डीसी सोर्स का मतलब है डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है। कभी अगर आप स्कूल में साइंस लैब में अगर गई हो, तो साइंस लैब में प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जो स्टेबलाइजर की तरह होता है, जिसमें दो टर्मिनल बने हुए होते हैं और एक बना हुआ होता है कि कितना वोल्टेज उसमें से आ रहा है। इस तरह की एक कंपोनेंट बना होता है जहां से वो करंट सप्लाई कर रहा होता है। तो जो करंट सप्लाई कर रहा होगा वो डीसी सोर्स कहलाएगा, जरूरी नहीं कि सेल और बैटरी प्रोवाइड करें, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट भी होता है। या मोबाइल का चार्जर है बेटा, वो भी डीसी सोर्स के तौर पर एक्ट करता है, तो ये डीसी सोर्स कहला रहा है। जबकि नीचे वाला जो सिंबल नजर आ रहा है बेटा, ये सिंबल होता है एसी सोर्स का, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसमें देखा ना ये इस तरीके से कर्व बना हुआ नजर आ रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, ये एसी सोर्स को शो कर रहा है। जबकि लास्ट वाला जो नजर आ रहा है बेटा, लास्ट वाला अगर आप देखेंगे, तो ये जो सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है, ये सिंबल शो करता है बल्ब को। कहीं पे अगर बल्ब, जरूरी नहीं कि आप अब सर्किट में बल्ब ऐसे नहीं बनाएंगे, सर्किट में कभी भी बल्ब आपको ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा, सर्किट में जब भी आपको बल्ब मिलेगा, तो बल्ब के लिए ऐसे क्रॉस बना हुआ होगा, ये क्रॉस और इस तरीके से लाइन बनी हुई होगी, तो आप समझ जाइएगा ये बल्ब नजर आ रहा है। तो ये इसमें थे बेटा लेफ्ट वाले, मैंने सिंबल्स आपको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स, स्विच हो गया, सेल, बैटरी, डीसी सोर्स, एसी सोर्स, बल्ब हो गया मेरे पास। अब इसमें मजीद सिंबल्स देखते हैं। अच्छा, ये जो जी नजर आ रहा है बेटा, ये जी या फिर ये एरो बना हुआ हो, ये कहलाता है, तो ये जो अब आपको नजर आ रहा है बेटा जी लिखा हुआ, इसका नाम मैंने आपको लिख के दिखाया, दिस इज कॉल्ड एज अ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? गैल्वानोमीटर यूज टू डिटेक्ट करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। गैल्वानोमीटर कैसा दिखता है? गैल्वानोमीटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट, ये जो बना हुआ है ना, ये इस तरह का एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ऐसा ही गैल्वानोमीटर होता है, जो कभी आपने साइंस लैब में अगर देखा हो, तो ये आपके पास है। बहरहाल वापसी आते हैं पीछे। तो मैंने आपको बताया बेटा, ये जो जी बना हुआ है, या तो जी बना हुआ होगा, या इस तरीके से एरो बना हुआ होगा बेटा, दोनों की दोनों चीजें जो है वो गैल्वानोमीटर को ही शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ए बना हुआ नजर आ रहा है बेटा, ए कहलाता है, ए की बात अगर मैं करूं, तो ए इज डिफाइंड एज द एमीटर एंड वी इज डिफाइंड एज द वोल्ट मीटर। ए आपके बाद एम मीटर कहलाएगा, वी आपके पास वोल्ट मीटर कहलाएगा। अच्छा, एम मीटर क्या काम करता है? तो आप बोलेंगे सर एम मीटर का काम होता है, मेजर करता है किसको? करंट को। जबकि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? तो आप मुझे बताएंगे सर वोल्ट मीटर का काम होता है, मेजर करता है वोल्टेज को। यानी ए बना होगा तो एम मीटर है, वी बना होगा तो वोल्ट मीटर है। जबकि मजीद सिंबल की अगर बात करूं बेटा, इसमें से ये जो इस तरह का सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है, ये सिंबल शो करता है, ये सिंबल आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है बेटा, ये सिंबल शो करता है, नाम पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है,
फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यानी मैंने इसके बारे में कहा सर ये जो बना हुआ नजर आ रहा है इसका नाम फिक्स्ड रेजिस्टेंस, जबकि फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स से चेंज नहीं हो सकती। और अगर रजिस्टर के ऊपर इस तरह की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही है जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब वो कैसे चेंज होगी क्या होगा वो मैं आपको अभी चैप्टर के एंड में बिल्कुल बताऊंगा कि वेरिएबल रजिस्टर कैसा दिखता है। अभी सिर्फ मैंने सिंबल आपको बता दिया कि मेरे पास एक रजिस्टर का नाम हो गया फिक्स रेजिस्टेंस और एक तरह के सिंबल का नाम हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो बना हुआ नजर आ रहा है ये ब्रिज टाइप का बना हुआ नजर आ रहा है कि एक वायर नीचे से गुजर रहा है और एक वायर इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो ये कहलाता है कि वायर जो है वो क्रॉस्ड हो रहे हैं आपस में, यानी एक बार ऊपर से जा रहा है एक बार नीचे से जा रहा है, तो ऐसा सिंबल बना हुआ नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि वायर जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस्ड हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप कभी ऐसे वायर बना देंगे, ये देखिएगा, अगर आपने ऐसे वायर बना दिए तो इसका मतलब तो ये होगा कि भाई यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया, कुछ यहाँ राइट पे चला गया, कुछ नीचे की तरफ आ गया, ये मतलब नहीं। तो अगर वायर क्रॉस हो रहे होंगे तो आप ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, और एक नीचे से लाइन बने, अब ये अंदाजा हो रहा है कि भाई यहाँ से करंट जो है वो ऊपर से जा रहा है, अलग वायर है, और एक करंट जो है वो इस तरीके से नीचे से गुजर रहा है, तो ये वायर क्रॉस को शो कर रहा है। मैंने आपको बना के दिखा दिया। जबकि ये जो सबसे टॉप वाला बना हुआ नजर आ रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि यहाँ से करंट कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ करंट यहाँ से होता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये शो करता है बेटा टू वे, ये टू वे वायर है। टू वे वायर का मतलब कि आपका जो करंट है वो कुछ ऊपर की तरफ भी जाएगा, कुछ करंट नीचे की तरफ भी जाएगा। ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता सर्किट्स में, इसका कोई खास यूज नहीं है। इसमें से बाकी जो सिंबल्स मैंने आपको बताया बेटा वो सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इस सिंबल हमारी बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ उतने ही सिंबल आपको मैंने बताए जो आपके भी इस्तेमाल के हैं, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल बेसिक हैं, आपका बिल्कुल बिगिनर लेवल है, फर्स्ट लेक्चर आपका, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिंबल बताया, जबकि बुक अगर आप देखेंगे तो बुक में इसका बहुत बड़ा चार्ट है। अच्छा, अब एक बात आपको मजीद और पढ़ाऊंगा। आपके सामने एक सर्किट बना हुआ नजर आएगा, उस सर्किट को ड्रॉ करना सिखाऊंगा ताकि अब तक की जितनी बात आपने पढ़ी है वो बात आप जस्टिफाई कर सकें कि आपको बात समझ में आ गई है। तो जरा देखते हैं उसको। लेट्स सपोज आई हैव अ सेल, आई हैव एन एमीटर, आई हैव अ बल्ब एंड अ स्विच। ये स्विच के तौर पे शो होता है बेटा, ये जो बना हुआ नजर आ रहा है ये लैब में स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैंने सेल को कनेक्ट करा एमीटर से, एमीटर से वायर निकाला, बल्ब से कनेक्ट करा, बल्ब से वायर निकाला, स्विच से कनेक्ट करा एक टर्मिनल में, स्विच का एक टर्मिनल बना हुआ नजर आ रहा है, और स्विच के दूसरे टर्मिनल से आपने सेल में कनेक्ट कर दिया। अब आपको कहा जाएगा बेटा ये बल्ब आपको, ये बल्ब जो नजर आ रहा है बल्ब ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से, आपसे कहा जाएगा इसका सर्किट बना के दिखाइए, इसका सर्किट बनाना है। अब सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले तो चीजों के नाम देखते हैं। बेटा ये जो बना हुआ नजर आ रहा है ये एक सेल है, मुझे बताइए सेल का सिंबल था ना, सेल का सिंबल आपने बनाया होगा। सर अरे सर सेल का सिंबल ऐसे था, एक लार्जर एक स्मॉलर, आपने सेल बनाया, सर सेल बन गया। ये जो बना हुआ नजर आ रहा है ए, बेटा ए क्या कहला रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए कहला रहा है एमीटर। मुझे ईमानदारी से बताइए एमीटर का सिंबल क्या था, वी था, जी था या ए था? ए। ए, राइट, एमीटर का सिंबल ए, तो आपने एमीटर का सिंबल ए बनाया। अच्छा, नीचे बल्ब बना हुआ नजर आ रहा है, बल्ब का सिंबल क्या था, तो आप बोलेंगे सर बल्ब का सिंबल क्या ऐसे सर्कल बना हुआ था? और उसमें क्रॉस था। क्रॉस, राइट, इसमें क्रॉस भी आपने बनाया, यानी बल्ब के सिंबल में क्रॉस आ गया। जबकि ये जो आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है बेटा, ये बल्ब मैंने लिखा, एंड देन बल्ब के बाद दिस इज द स्विच, ये स्विच आपके पास कहला रहा है, तो आपने स्विच बनाया। तो आपके पास चारों चीजें आ गई बेटा, चारों चीजों के नाम लिखे, ये आपने चारों चीजों को इस तरीके से कनेक्ट करा। ये सर्किट अब आपको बना हुआ नजर आ रहा है, सर ये जो शो कर रहा है ये सेल है। बेटा ये जो ए नजर आ रहा है ये ए शो कर रहा है एमीटर, दिस इज डिफाइंड एज द बल्ब, एंड दिस इज द स्विच। तो ये बिल्कुल बेसिक सी डायग्राम है। अक्सर ओ लेवल्स के पेपर में यही होता है कि आपके पास 2 मार्क्स का सवाल आ गया, एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट को देख के आपको सर्किट डायग्राम बनानी होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम अब आपके पास है। आई होप कि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। This is the end of the first lecture. I hope all of you enjoyed this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी के आगे से बात करेंगे। तब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।